हाँ, तो जय हिंद प्यारे बच्चों, आप सभी को स्वागत है एक नई वीडियो में। तो जैसे कि प्यारे बच्चों आप लोग को पता है कि प्यारे बच्चों आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं घटना चक्र, यानी कि प्यारे बच्चों पूर्वा अवलोकन। यानी कि प्यारे बच्चों ये जो पूर्वा अवलोकन यानी घटना चक्र है प्यारे बच्चों, आपका कोई भी एग्जाम हो, अगर आप लोग इसको पढ़ के जाते हो तो आपके एग्जाम में 100% आता है। ठीक है। और देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर मैं आपको जो घटना चक्र पढ़ाऊंगा वो आपका 2025 का रहेगा। मतलब कि प्यारे बच्चों आपका न्यू घटना चक्र है प्यारे बच्चों। ठीक है। और यहाँ पर देख सकते हो आप लोग अच्छे तरीक़ा से, यानी कि 1990 से लेकर और फरवरी 2025 तक जितना भी क्वेश्चन पूछा गया होगा कोई भी एग्जाम में, उस सारा का सॉल्यूशन प्यारे बच्चों आप लोग को इस पूर्वावलोकन यानी कि प्यारे बच्चों घटना चक्र में दिया रहेगा। ठीक है। तो आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और मैं बता दूं कि आपका देखिए ये जो बुक है प्यारे बच्चों इतिहास का प्यारे बच्चों है। ठीक है। और देखिए इतिहास का यहाँ पर देख सकते हो आप लोग, ये भारतीय इतिहास का प्यारे बच्चों ये बुक है। और देखिए इसमें काफ़ी सारा पेज है, यानी कि 800 पेज है प्यारे बच्चों। तो एक दिन में इतना पेज तो ख़त्म कर नहीं सकते हैं। तो इसको ख़त्म करने के लिए प्यारे बच्चों प्रत्येक दिन मैं आपको इस चैनल पर 30 पेज 30 पेज प्रत्येक दिन प्यारे बच्चे करवाऊंगा और वो वीडियो अपलोड करूंगा। ठीक है। तो आप लोग जरूर उस वीडियो को भी देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा। ठीक है। बहुत ही अच्छे तरीक़ा से। और देखिए ये न्यू प्यारे बच्चों बुक है। यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि 1990 से लेकर 2025 तक का इसमें दिया रहेगा क्वेश्चन। ठीक है। ये न्यू बुक है प्यारे बच्चों घटना चक्र का। तो अगर आप लोग भी चाहते हो कि हाँ आपका तैयारी अच्छे तरीक़ा से हो जाए और आप लोग भी चाहते हो कि बिहार दरोगा का आराम से आपका रिजल्ट बन जाए, तो प्यारे बच्चों वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। ठीक है। तो चलिए प्यारे बच्चों इतिहास का पहले हम लोग घटना चक्र पढ़ लेते हैं। ठीक है। तो देखिए यहाँ पर यह आपका न्यू बुक है प्यारे बच्चों, आप लोग को दिख सकता है, यहाँ पर देख सकते हो आप लोग का जितना। और देखिए इसमें जितना भी प्यारे बच्चों बुक में क्वेश्चन होगा वो कोई ना कोई एग्जाम में पूछा गया ही होगा। ठीक है। तो आप लोग अच्छे तरीक़ा से प्यारे बच्चों इसको देखिएगा। ठीक है। देखिए आज हम लोग पहला अध्याय, यानी कि प्यारे बच्चों हम लोग पहला अध्याय पढ़ने वाले हैं, प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ने वाले हैं। ठीक है। तो चलिए बहुत ही अच्छे तरीक़ा से मैं आपको बताता हूँ। ठीक है। और देखिए इसमें प्यारे बच्चों टोटल प्यारे बच्चों आप लोगों का चैप्टर रहेगा, बता दूँ आपको टोटल चैप्टर आपका रहेगा यहाँ पर 55 चैप्टर है। टोटल 55 चैप्टर है, यानी कि 55 अध्याय है। तो प्यारे बच्चों मैं आपको 30 क्या करूँगा, 30 प्यारे बच्चों पेज एक दिन में करवाऊंगा और वो वीडियो अपलोड करूंगा। तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास को। तो यहाँ पर देख सकते हो आप लोग का आ जाता है फर्स्ट नंबर अध्याय प्राचीन भारत का इतिहास आ जाता है। ठीक है। तो पाषाण काल, पहले हम लोग पाषाण काल पढ़ेंगे, इसका नोट्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ बहुत ही अच्छे तरीक़ा से, आप लोग अच्छे तरीक़ा से इसको सुनिएगा। ठीक है। अगर आप लोग सुन भी लेते हैं तो बहुत याद हो जाएगा। तो देखिए जिस काल का कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिलता है उसे प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। आर्य ऐतिहासिक काल में लिपि के साक्ष्य तो है, किंतु उनके अपठ्य या दुर्बोध होने का कारण उनमें कोई निष्कर्ष नहीं निकलता। जब से लिखित विवरण मिलते हैं वह ऐतिहासिक काल है। प्रागैतिहास के अंतर्गत पाषाणकालीन सभ्यता तथा आर्य इतिहास के अंतर्गत सिंधु घाटी सभ्यता एवं ताम्रपाषकालीन सभ्यता, आहार जारबे आदि आते हैं। जबकि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास से इतिहास काल का आरंभ होता है। उसके बाद अगला है आपका, यहाँ पर देख सकते हो अगला है प्यारे बच्चों आप लोग का कह रहा है क्या, सर्वप्रथम 1863 ईस्वी में भारत के पाषाणकालीन सभ्यता का अनुसंधान आरंभ हुआ। पाषाण निर्मित उपकरणों की अधिकता के कारण संपूर्ण पाषाण युगीन संस्कृति को 3 मुख्य चरणों में विभाजित किया गया। ये हैं पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल है। ठीक है। उसके बाद है कि उपकरणों की भिन्नता के आधार पर पुरापाषाण काल को 3 कालों में विभाजित किया गया है। पहला है आपका यहाँ पर देख सकते हो, पहला आपका यहाँ पर दिया गया है कि पुरापाषाण काल, यानी कि कौल काल जिसे कहते हैं, उपकरण हस्त कुठार खंडन एवं विदारणी। दूसरा है कि मध्य पुरापाषाण काल, यानी कि फलक उपकरण तथा तीसरा है आपका उच्च पुरापाषाण काल, दक्षिणी एवं खुरचनी उपकरण। सर्वप्रथम पंजाब के सोहन नदी घाटी, पाकिस्तान से और चापर चापिंग
पेपुल संस्कृत के उपकरणों की प्राप्ति हुई। सर्वप्रथम तमिलनाडु के चेन्नई के समीप पल्लवरम तथा अतिरम्पक्रम में हैंड एक्स संस्कृत के उपकरण प्राप्त किए गए। इस संस्कृत के लिए अन्य उपकरण क्लीवर, स्केपर आदि हैं। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के वैज्ञानिक रॉबर्ट ब्रूस फुट विशिष्ट भूवैज्ञानिक, और उसके बाद अगला है आपका पुरातत्व थे। और 1863 ईस्वी में रॉबर्ट ब्रूस फुट ने तमिलनाडु के चेन्नई के पास पल्लम नामक स्थान से पहला हैंड एक्स उपकरण प्राप्त किए। उनके मित्र विलियम किंग ने अतिप्रक्रम के पूर्व पाषाण काल के उपकरण खोजे निकाले। वर्ष 1935 डी टेरा के नेतृत्व में हियल कैम्ब्रिज अभियान दल ने सोन घाटी में सबसे महत्वपूर्ण अनुसंधान किए और बेलन घाटी में इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्रोफेसर जी.आर. शर्मा के निर्देश से अनुसंधान किया गया। पूर्व पाषाण काल में समाधित नहीं यह 44 प्रस्थल प्राप्त हुए। उपकरणों की अतिरिक्त बेलन के लोहर नाला क्षेत्र से इस काल के उपस्थित निर्मित माता देवी एक प्रतिमा मिली जो संप्रतित। उसके बाद अगला है आपका जो संप्रीत के साबित संग्रह से सुरक्षित है। फलकों की अधिकता के कारण मध्य, उसके बाद यहाँ पर देख सकते हो आप लोग दिया गया है क्या कि पुरापाषाण काल के फलक संस्कृत या फलक ब्लेड स्क्वायर संस्कृत भी कहा जाता है। इस उपकरणों के निर्माण क्वार्टजाइट पत्थर से किया गया है। पुरापाषाण कालीन मानव का जीवन पूर्णतः प्राकृतिक था। वे प्रधानतः शिकार पर निर्भर करते रहते थे तथा उनका भोजन मांस अथवा कंदमूल हुआ करता था। अग्नि के उपयोग से अपरिचित रहने के कारण वे कच्चे मांस खाते थे। इस युग के मानव मुख्यतः शिकारी था। इस काल का मानव को पशुपालन तथा कृषि का ज्ञान नहीं था। ठीक है, उसके बाद अगला है यहाँ पर आप लोग का भारत में मध्यपाषाण काल के विषय में जानकारी। सर्वप्रथम 1867 ईस्वी में हुई जब ऑस्वाल्ड कैम्पबेल क्लाइड ने बिंदु क्षेत्र में शैल चित्र यानी कि खोज निकाले। मध्यपाषाण काल के विशिष्ट औजार सूक्ष्म पाषाण या पत्थर के बहुत छोटे औजार थे। भारत का मानव अस्तित्व पंजर सर्वप्रथम मध्यपाषाण काल से ही प्राप्त होने लगते हैं। गुजरात स्थित लंघननाज एक महत्वपूर्ण मध्यपाषाण कालीन प्रस्थल है। यहाँ से लघु प्रपाषाण कारणों के अतिरिक्त पशुओं की हड्डी, कब्रिस्तान तथा कुछ मिट्टी के बर्तन भी प्राप्त हुए हैं। यहाँ से 14 मानव कंकाल भी मिले हैं। मध्यपाषाण कालीन महदा, उसके बाद दिया गया है आपका महदा प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश से हड्डी एवं सिंह निर्मित उपकरण प्राप्त हुए हैं। जी.आर. शर्मा ने मदहा से 3 क्षेत्रों में उल्लेखन किया है कि जो झील क्षेत्र, बुजरखाना संकुल क्षेत्र एवं कब्रिस्तान निवास क्षेत्र में बंटा था। बुजरखाना संकुल क्षेत्र से हड्डी सिंह निर्मित उपकरण एवं आभूषण बड़े पैमाने पर पाए गए हैं। डॉक्टर जननारायण पांडे द्वारा लिखित पुस्तक पुरातत्व विमर्श में महदा, सराय नाहर राय एवं दमदमा तीनों ही स्थलों से हड्डी का उपकरणों के आभूषण पाए जाने का उल्लेख है। दमदमा में किए गए। उसके बाद दिया गया आपका प्यारे बच्चों मानव सावधान ज्ञात होते हैं। इस सावधानों में 5 सावधान युग्म समाधान हैं। वे हैं सावधान 3 मानव कंकाल एक साथ दफनाए हुए मिले हैं। शेष सावधानों में एक एक कंकाल मिले हैं। इस प्रकार कुल 48 मानव कंकाल प्राप्त हुए। सराय नाहर राय से ऐसे समाधि मिले हैं जिसमें 4 मानव सब एक साथ दफनाए गए थे। यहाँ की कब्र समाधियां आवास क्षेत्र के अंदर स्थित थी। कब्र छिछली तथा अंडाकार थी। बिंदु क्षेत्र में लेखिया में शिलास्थ से एक से अधिक मध्यपाषाण लघु पाषाण उपकरणों के। उसके बाद दिया गया है आपका यहाँ पर कि अतिरिक्त 17 मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं जिसमें से कुछ सुरक्षित हालत में हैं तथा अधिकांश क्षति अवस्था में हैं। सराय अमेरिका के ओरेगॉन विश्वविद्यालय के जॉन और लुकास के अनुसार लेखरिया में कुल 27 मानव कंकाल भी अस्थि मिले हैं। पशुपालन का प्रारंभ मध्यपाषाण काल में हुआ। पशुपालन का साक्ष्य भारत के आदमगढ़, नर्मदापुरम, मध्य प्रदेश तथा बागोर
भीलवाड़ा राजस्थान से प्राप्त हुए हैं। मध्य पाषाण काल के मानव। उसके बाद यहाँ पर दिया गया है आपका प्यारे बच्चों, अगला पेज है आपका शिकार करके मछली पकड़ना और खाद्य वस्तुओं के संग्रह में पेट भरते थे। मध्य पाषाण प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित भीमबेटका प्रागैतिहासिक विशेष चित्रकला का श्रेष्ठ उदाहरण है। अब तक 700 से अधिक शिलालेख प्राप्त हुए, जिसमें से 500 से चित्रकारी प्राप्त हुए। इनमें से यूनेस्को ने 243 को क्रमशः प्रदान किए हैं। यूनेस्को ने भीमबेटका शैलचित्रों को विश्व विरासत सूची में सम्मिलित किया है। ठीक है, उसके बाद अगला आपका यहाँ पर दिया गया है सर्वप्रथम खाद्यान्नों का उत्पादन नवपाषाण काल में प्रारंभ हुआ। इसी काल में गेहूं की कृषि प्रारंभ हुई। नवीनतम खोजों के आधार पर भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल उत्तर प्रदेश से संत कबीर नगर जिले में स्थित लहुरा देव है। यहाँ से 9000 ईसा पूर्व से 700 ईसा पूर्व के मध्य चावल का साक्ष्य प्राप्त हुए। उल्लेखनीय है कि इस नवीनतम खोज के पूर्व भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल का मेहरगढ़ पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित, जहाँ यहाँ से 7000 ईसा पूर्व के गेहूं के साक्ष्य मिले हैं, जबकि प्राचीनतम चावल धान के साक्ष्य वाला स्थान कोल्हिरवा। उसके बाद अगला दिया गया है कि कोल्हिरवा प्रयागराज जिले में बेलन नदी के तट पर स्थित, यहाँ से 6500 ईसा वर्ष पूर्व के चावल के भूसे की साक्ष्य मिले हैं। माना जाता है कि चीन के यांगजी नदी घाटी क्षेत्र में लगभग 7000 ईसा पूर्व चावल उगाए गए। मक्का लगभग 6000 ईसा पूर्व प्रथम साक्ष्य मेक्सिको में प्राप्त किए गए। मेहरगढ़ से प्राचीन संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं। मानव कंकाल के साथ साथ कुत्ते का कंकाल भी बुजहोम जम्मू एवं कश्मीर से प्राप्त हुए। गत आवास के साक्ष्य भी यहाँ से प्राप्त हुए। इस प्रस्थल की खोज 1935 में डी टेरा एवं पेटसन, उसके बाद अगला दिया गया पेटसन ने की थी। ठीक है, अब गुफकराल जम्मू कश्मीर स्थित नवपाषाण स्थल है। गुफकालन के अर्थ होता है कुलाल यानी अर्थात कुम्हार का गुहा। यहाँ के लोग कृषि एवं पशुपालन के कार्य करते थे। चिरांदा बिहार के सारण जिला में स्थित है। यहाँ से नवपाषाण अवशेष प्राप्त हुए हैं। यहाँ से हड्डी के अनेक उपकरण प्राप्त हुए हैं। यहाँ से प्राप्त उपकरण हिरण के सींगों का निर्मित है। नवपाषाण युग दक्षिण भारत में मृतकों की दफनाने का स्थल के रूप में स्मरणों की पहचान की गई है। नवपाषाण काल से संबंधित राख का टीले कर्नाटक का बेल्लारी जनपद से स्थित संगम काल। उसके बाद दिया गया है आपका नामक स्थान से प्राप्त हुए। फिक लिहल उत्तरून आदि स्थलों का राख के टीले मिले हैं। ये राख के टीले नवपाषाण युगीन पशुपालन समुदाय के मौसमी शिविरों के जीरे अवशेष हैं। आग का उपकरण नवपाषाण काल के महत्वपूर्ण उपलब्धियां थी। धातुओं में सबसे पहले तांबे का प्रयोग हुआ। इस चरण से पत्थर एवं तांबे का उपकरण का साथ साथ उपयोग जारी रखते थे। इस कारण इसे ताम्रपाषाण संस्कृति केल्हुकुला कल्चर कहा जाता है। ताम्रपाषाणिक का अर्थ होता है पत्थर एवं तांबे के संयुक्त प्रयोग की अवस्था। ठीक है, उसके बाद अगला दिया गया है यहाँ पर आप लोग का भारत में ताम्रपाषाण युग की बस्तियों दक्षिण पूर्वी राज्य पश्चिमी मध्य प्रदेश, पश्चिमी महाराष्ट्र तथा दक्षिणी पूर्वी भारत में पाई गई। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर दिया गया आप लोग का अगला पैराग्राफ दिया गया आप लोग का, यहाँ पर कह रहा है आप लोग का प्यारे बच्चों कि दक्षिण पूर्वी राजस्थान में अनेक प्रस्थल में खुदाई हुई। ये आहार, बालाथल, भगोल, औजियाना एवं गुलूद ये प्रस्थल बनारस घाटी में स्थित है। बनारस घाटी में स्थित होने के कारण इसे बनास संस्कृत भी कहते हैं। आहार के प्राचीन नामन तापवती अर्थात तामा वाला जगह, गिलूद, बालाथल, औजियाना में घरों की चार दीवारों से घेरी गई थी। आहार के पास गुलूद में मिट्टी की इमारत बनी हुई है, किंतु वहाँ कहीं कहीं पक्की ईंट भी लगी है। ठीक है, उसके बाद दिया गया है यहाँ पर आप लोग का कि गुलद में तांबे के टुकड़े मिले हैं। आहार संस्कृति 2100 से 1500 ईसा वर्ष पूर्व ताम्रपाषाणिक संस्कृति से भिन्न है, क्योंकि यहाँ दूसरे केंद्रों में लाल एवं काले लेप के मृत भार बने हुए हैं। यहाँ पर इस लेप के ऊपर सफ़ेद रंग से चित्रकारी की गई कृष्ण लोहित मातृभार परंपरा विशिष्ट रही है। पश्चिमी
मध्य प्रदेश में मालवा, कायथा, एरन और नवदा टोली प्रमुख स्थल है। नवदा टोली मध्य प्रदेश में एक महत्वपूर्ण ताम्रपाषाण प्रस्थल है जो खरगोन जिले में स्थित है। इसका उत्खनन HD सांकरिया ने किया था। ठीक है, उसके बाद दिया गया है आप लोग का यहाँ की मिट्टी में बांस एवं भूस के बने चौकोर एवं वृत्ताकार घर मिले हैं। यहाँ के मूल भार लाल काले रंग के हैं जिन पर ज्योतिमय आरेख उत्कीर्ण है। कायथा संस्कृत जो हड़प्पा सभ्यता के कनिष्ठ असमकालीन थे। इसके मृत भारों में कुछ पाक हड़प्पीय लक्षण दिखाई देते हैं। साथ ही इन पर हड़प्पा प्रभावित स्पष्ट दिखाई देते हैं। इस संस्कृत के लगभग 400 बस्ती मालवा क्षेत्र से प्राप्त हुए हैं जो अत्यंत छोटे छोटे मालवा सांस्कृतिक अपनी मातृभाषाओं की उत्कृष्टता के लिए जानी जाती है। ठीक है, उसके बाद दिया गया है यहाँ पर आप लोगों का कि मध्य प्रदेश के कायथा और एरन के तथा पश्चिमी महाराष्ट्र के इनाम गांव के बस्तियां किलाबंदी हैं। पश्चिम महाराष्ट्र के प्रमुख स्थल हैं अहमदाबाद जिले में जरबे निवास और दोमावाद, पुणे जिले में चंदोली, सोनगांव, इमामगांव, प्रकाश, नंदुरबार जिला और नासिक जिला, ये सभी प्रस्थल जो वे संस्कृति यानी कि 1400 से 700 ईसा पूर्व के हैं। अब तक यहाँ लगभग 200 से जो वे स्थल का पवरा नदी के तट पर स्थित देमावाद सबसे बड़ा है। नवास जो भी संस्कृत स्थल के पर्सन का साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, ये टोटीदार पात्र। उसके बाद दिया गया है आप लोगों का यहाँ पर कि परंपरा जरूरी संस्कृति की विशिष्ट पहचान है। महाराष्ट्र के ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति जरबे संस्कृति के नवास, देमावाद, चंदोली, इमामगांव आदि प्रस्तर से मृतकों का उत्तर से दक्षिण दिशा में से घिरों को फर्श के नीचे दफनाए जाने के साक्ष्य भी मिले हैं। आरंभिक ताम्रपाषाण अवस्था के इमामगांव स्तर पर चूल्हों सहित बड़े बड़े कच्चे मिट्टी के मकान और गोलाकार गड्ढे वाले मकान मिले हैं। पश्चात अवस्था 1300 से 1000 ईसा पूर्व 5 कमरे वाला एक मकान मिले हैं जिसमें 4 कमरे आयताकार और 1 वृत्ताकार। इमामगांव में 100 से अधिक घर और अनेक कब्र पाए गए हैं। ठीक है, उसके बाद दिया गया है कि इसमें कि ये बस्ती किलाबंदी है और खाई से घिरे हुए हैं। यहाँ शिल्पी या पंसारी लोग पश्चिमी छोर पर रहते थे जबकि सरदार प्रायः केंद्र स्थल में रहता था जो मुक्त सामाजिक विभेद के सूचक थे। यहाँ से स्नान घर भी मिले हैं। ठीक है, उसके बाद आपका अगला दिया गया है, यहाँ पर देख सकते हो आप लोग अच्छे तरीका से। ठीक है, दिया गया है क्या पूर्व भारत में गंगा तटवर्ती चिरांद के अलावा पश्चिमी बंगाल में पूर्व बर्धमान जिले में पांडुराज, डीडी और डुबुर्बे मोदिनीपुर जिले में महिषपदल उल्लेखनीय ताम्रपाषाण स्थल हैं। कुछ अन्य प्रस्थल जहां खोदाई हुए हैं बिहार के सोनपुर और तराईडीह तथा पूर्वी उत्तर प्रदेश से खेराडीह और नरहन बिहार, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में रहने वाले लोग टोटी वाले जलपात्र, गोरीबार तस्तिया और गोरीदार कटोरी बनाते थे। ठीक है, उसके बाद दिया गया है यहाँ पर आप लोगों का कि दक्षिण पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश और पश्चिमी महाराष्ट्र और अन्य रहने वाले ताम्रपाषाण युग के लोग मवेशी पालन और कृषि करते थे। ये गाय, भेड़, बकरी और भैंस रखते थे और हिरन के शिकार भी करते थे। मुख्यतः अनाज, गेहूं और चावल के अतिरिक्त बाजरे का भी खेती करते थे। ठीक है, उसके बाद दिया गया है ताम्रपाषाण युग के लोग शिल्प कर्म के निस्संदेह बड़े दक्ष थे और पत्थर का काम भी अच्छे करते थे। वे कॉर्नेलियन स्टेटाइट और उसके बाद दिया गया है कि यहाँ पर आप लोगों का क्रिस्टल जैसे अच्छे पत्थर का अनेक मनके या गोटिकाएं भी बनाते थे। वे लोग कताई और बुनाई भी करते थे क्योंकि मानव में चरखे और तकनीक मिली हुई। महाराष्ट्र में कपासन और समेत में रुई के रूप में धागे के भी बने हैं। इमामगांव में कुम्हकार, धातुकार, हाथी दांत के शिल्प, चूना बनाने वाला और पकी हुई मिट्टी की मूर्ति, टेराकोटा बनाने वाला कारीगर भी दिखाई देते हैं। इमामगांव में माता देवी की प्रतिमा मिली है जो पश्चिमी एशिया में पाए जाने वाली ऐसी प्रतिमा का प्रतिरूप है। मालवा और राजस्थान में मिली रूढ़ शैली में बनी मिट्टी का वृक्ष मृतकारें यहाँ सूचित करती है। ठीक है,
उसके बाद दिया गया है यहाँ पर आप लोग का, यहाँ पर दिया गया कि विश्व और धार्मिक पंथिका का प्रतीक था। पश्चिमी महाराष्ट्र में चंदोली और नेत्रबास बस्तियों में कुछ बच्चों को गले में तांबे का मनके का हार बहन कर उन्हें दफनाया गया था, जबकि अन्य बच्चों की कब्रों में सामान और तौर पर कुछ बर्तन मात्र हैं। महाराष्ट्र में मृतकों का उत्तर दक्षिण दिशा में रखा जाता था, किंतु दक्षिण भारत में पूर्व पश्चिम दिशा में पश्चिम भारत के लगभग संपूर्ण सावधान एक्सटेटेड बरील पश्चिम प्रचलित था, जबकि पूर्वी भारत में आंशिक सावधान फैक्शन बरियल चलता था। जब से सबसे बड़ी निधि मध्य प्रदेश में गुंगुरिया से प्राप्त हुई। उसके बाद दिया गया आप लोग का प्यारे बच्चों, इसमें 224 तांबे के औजार एवं हथियार तथा 202 चांदी के पतले प्लेट हैं। कायथा के एक घर में तांबे में 28 कंगन और 2 अस्थायी ढंग से कुल्हाड़ी पाई गई है। इसे स्थान स्टेटाइट और कर्नेलियन जैसे कीमती पत्थर का गुनिया के हार पात्रों में जमा पाए गए हैं। गणेश स्थल राजस्थान में खेतरी तानपट्टी के शिखर झुंझुनू क्षेत्र में तांबे की समुद्र खाने के निकट पड़ती है। दक्षिण भारत में ब्रह्मगिरी पिकलिहल संगन कुल्लू मास्की कोल्लू आदि के ताम्रपाषाण युगीन बस्तियों के साक्ष्य मिले हैं। और दक्षिण भारत में मृतकों की अपेक्षा चरवाहा संस्कृति की अधिक प्रमाण मिले हैं। ठीक है, उसके बाद दिया गया है यहाँ पर आप लोगों का क्या कि भारत में सर्वप्रथम 1861 में अलेक्जेंडर कनिंघम ने पुरास्थल सर्वेक्षण के रूप में नियुक्त किया गया था और 1871 में पुरास्थल सर्वेक्षण। उसके बाद दिया गया है प्यारे बच्चों आप लोगों का यहाँ पर क्या दिया गया है यहाँ पर प्यारे बच्चों आप लोग का कि सरकार का एक विभाग के रूप में गठित किया गया और वर्ष 1901 में लॉर्ड कर्जन के समय में इसे भारतीय पुरास्थल सर्वेक्षण के रूप में केंद्रीकृत कर जॉन मार्शल के इसका नाम महानिदेशक बनाया गया। वर्ष 1902 में जॉन मार्शल ने कार्यभार ग्रहण किया था। ठीक है, अब आप लोग का यहाँ पर आ जाता है प्यारे बच्चों प्रश्न कोश आ जाता है। ये जो आपका प्रश्न कोश है, ये जितना भी प्रश्न पूछा गया प्यारे बच्चों किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया ही है। ठीक है, और एग्जाम के व्यू से ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और देखिए मैं ये 100% कह सकता हूँ कि अगर आप लोग घटना चक्र पढ़ लेते हो, सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट पढ़ लेते हो प्यारे बच्चों, तो आपके एग्जाम में 100% आपका एग्जाम निकलेगा। ठीक है, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो। ठीक है, तो चलिए अब मैं आपको प्रश्न कोश करवा देता हूँ। ठीक है, पहला प्रश्न है आपका रॉबर्ट ब्रूस फुट थे एक क्या थे? तो प्यारे बच्चों आपको मैंने पहले ही बताया था कि भूवैज्ञानिक और पुरातत्वविद थे। ऑप्शन हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, ए और बी हो जाएगा, मतलब कि आपका हो जाएगा ए बी दोनों हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बारे में अच्छे तरीका से हम लोग पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो देखिए क्या कह रहा है कि इनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिक के अनुसार रॉबर्ट ब्रूस फुट ब्रिटिश वैज्ञानिक और पुरातत्वविद थे। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में सम्मिलित रॉबर्ट ब्रूस ने 1863 में भारत में पाषाणकालीन बस्तियों के अन्वेषण की शुरुआत की। अतः स्पष्ट है कि इस प्रश्न का उत्तर विकल्प ए और बी दोनों ही हो सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अगला दूसरा प्रश्न आपका दिया गया है यहाँ पर कि कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री के पाषाण कांस्य और लोहे युग की त्रियुग ने विभाजन किया गया था। तो इसका राइट हो जाएगा थॉमस ने। ठीक है, देखिए इसके बारे में हम लोग अच्छे तरीका से पढ़ लेते हैं। ठीक है, कह रहा है कि डेनमार्क के कोपेनहेगन संग्रहालय में 1818 ईस्वी और 1920 में एक आयोग की रिपोर्ट के अनुसार सामग्री के आधार पर पाषाण कांस्य और लोह युग के त्रियुग ने विभाजन कस्मी जुगरेशन थॉमस ने किया था। यद्यपि थॉमस ने 1836 ईस्वी में इसे वर्गीकार के अनुसार संग्रह के लिए वस्तुओं की विवरण प्रकाशित किया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका 3 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है प्यारे बच्चों को। भारतीय इतिहासकार के संदर्भ में अलेक्जेंडर PRH लेंगरहर्स्ट, रॉबर्ट स्केल, जेम्स बोस और वाल्टर वोल्टेयर इस गतिविधि से जुड़े हुए हैं। तो आपका जवाब यहाँ पर हो जाएगा प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, यानी कि पुरातत्व के उल्लंघन से उत्खनन से। ठीक है, देखिए यहाँ पर इसका बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं कि अलेक्जेंडर DDH लेंगरहर्स्ट, रॉबर्ट सुवेल, जेम्स बर्गेस और वाल्टर इलियट पुरातात्विक उत्खनन के लिए परिचित थे, जिन्होंने मुख्य रूप से दक्षिण भारत में इतिहास के क्षेत्र में काम किया था। ठीक है,
आपका अगला दिया गया प्यारे बच्चों, यहाँ पर 4 नंबर प्रश्न दिया गया है कि उत्खनित उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ हुआ था। तो पशुपालन का आरंभ प्यारे बच्चों मध्यपाषाण काल में हुआ था। ऑप्शन हो जाएगा डी राइट आंसर। तो देखिए इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। मध्यपाषाण काल के अंतिम चरणों में पशुपालन का साक्ष्य प्राप्त होने लगते हैं। ऐसे पशुपालन के साक्ष्य भारत में अहमदगढ़, नर्मदापुरम मध्य प्रदेश तथा भीलवाड़ा राजस्थान से मिले हैं। ठीक है। उसके बाद अगला दिया गया आपका 5 नंबर प्रश्न दिया गया कि मध्यपाषाण प्रसंग के पशुपालन के प्रमाण जहाँ मिले हैं वह स्थान है। तो वह स्थान आपका हो जाएगा अहमदगढ़ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आदमगढ़ हो जाएगा। ठीक है। उपयुक्त प्रश्न क्या कहता है? व्याख्या देखने के लिए कह रहा है। ठीक है। उसके बाद अगला दिया गया है यहाँ पर 6ठा नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में किस स्थल में हड्डी का उपकरण प्राप्त हुए हैं। तो हड्डी का उपकरण प्यारे बच्चों आपका जवाब हो जाएगा सी और डी, यानी कि मादा और सराय नाहर राय से मिला था। ठीक है। तो देखिए इसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। तो देखिए डिटेल में दिया गया है कि मध्यपाषाण कालीन हरदा मध्य प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में स्थित है। बड़ी मात्रा में हड्डी से सिंह निर्मित उपकरण प्राप्त हुए हैं। जी आर शर्मा मादा में 3 क्षेत्रों की उल्लेख करती है, जो झील क्षेत्र, बुजरखाना, संकुल क्षेत्र एवं कब्रिस्तान निवास क्षेत्र में बटा था। बुजरखाना संकुल क्षेत्र से ही हड्डी एवं सिंह निर्मित उपकरण एवं आभूषण के बड़े पैमाने पर पाए गए हैं। नाहर राज से भी अल्प मात्रा में हड्डी का उपकरण मिले हैं। ठीक है। उसके बाद आपका दिया गया यहाँ पर 7 नंबर प्रश्न दिया गया कि हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्यपाषाण काल के संदर्भ में प्राप्त हुए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों, सराय नाहर ने माधा में। ठीक है। तो देखिए इसके बारे में दिया गया व्याख्या आपको देखने के लिए कर रहा है। ठीक है। 8 नंबर प्रश्न दिया गया है आप लोग का निम्नलिखित मध्यपाषाण स्थलों की भौगोलिक दृष्टि से पश्चिमी से पूर्व की क्रम में अव्यवस्थित करने के लिए कर रहा है। तो देखिए इसका राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा पहला आपका हो जाएगा पेशरा हो जाएगा, दूसरा आपका हो जाएगा माधा और तीसरा आपका हो जाएगा बीरभानपुर हो जाएगा। उसके बाद आपका हो जाएगा दूसरा आपका हो जाएगा खिलहिया हो जाएगा। तो ऑप्शन हो जाएगा बी आपका राइट आंसर। ठीक है। लगाते चलिएगा आंसर भी। ठीक है। उसके बाद अगला प्रश्न आपका यहाँ पर दिया गया है प्यारे बच्चों, देख सकते हो इसका व्याख्या दिया गया कि भौगोलिक दृष्टिकोण से पश्चिम से पूर्व की क्रम में मध्यपाषाण का स्थल है। माधा प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश, लेखिया मिर्जापुर उत्तर प्रदेश, पेशम बिहार से बीरभानपुर पश्चिम बंगाल में है। ठीक है। इसके बारे में आप लोग अच्छे तरीके से जान रहे हैं। ठीक है। वीडियो पसंद आ रहा है प्यारे बच्चों, वीडियो को लाइक करते चलिएगा, क्योंकि देखिए प्यारे बच्चों एक वीडियो के पीछे बहुत ज़्यादा मेहनत रहता है। ठीक है। और आपको प्रत्येक दिन प्यारे बच्चों हर एक चैप्टर का प्यारे बच्चों इसी तरह क्वेश्चन और आपका नोट्स बताया जाएगा। ठीक है। 9 नंबर प्रश्न है आपका, एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकले हैं। तो आपका जवाब हो जाएगा दमदमा से निकले हैं। ठीक है। तो चलिए इसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ लेते हैं। तो डिटेल में दिया गया कि उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में स्थित सराय नाहर राय माधा तथा दमदमा का उत्खनन हुआ है। दमदमा में लगातार 3-5 वर्ष तक किए गए उत्खनन के फलस्वरूप पश्चिम तथा मध्यवर्ती क्षेत्रों से कुल मिलाकर 41 मानव सावधान ज्ञात हुए हैं। इन सावधानों में 5 सावधान युग्म सावधान है और 1 सावधान है में 3 मानव कंकाल एक साथ मिले हैं। शेष समाधान में 1-1 कंकाल भी मिले हैं। ठीक है। अगला दिया गया है कि आपका 10 नंबर प्रश्न की खाद्यान्नों की कृषि से प्रथम प्रारंभ हुई। तो आपका जवाब हो जाएगा नवपाषाण काल में। ठीक है। तो नव क्या कह रहा है आपका इसमें डिटेल में, खाद्यान्नों का उत्पादन सर्वप्रथम नवपाषाण काल में हुआ। यहाँ यही वह समय है जब मनुष्य कृषि कर्म में परिचित हुए थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है 11 नंबर आपका कि भारत में मानव और सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिलते हैं। तो आपका जवाब हो जाएगा नर्मदा घाटी पर मिलता है। ठीक है। चलिए इसके बारे में हम लोग अच्छे तरीका से जान लेते हैं। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य नर्मदा घाटी के अवस्थित हथनोरा सीहोर मध्य प्रदेश नामक स्थल से प्राप्त हुए हैं। इसकी खोज पुरातत्वविद सोनकिला द्वारा वर्ष 1982 में की गई थी। 12 नंबर प्रश्न है आपका, प्रथम मानव जीवाश्म भारत के किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ है। तो देखिए इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा सी हो जाएगा नर्मदा हो जाएगा। ठीक है। समझ आ रहा है। उसके बाद आपका अगला प्रश्न यहाँ पर आ जाता है, प्रश्न संख्या आपका आता है 13 आता है। 13 कह रहा है कि मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था। तो सर्वप्रथम जौ का उपयोग करते थे। तो यहाँ पर देख सकते हो आप लोग को अच्छे तरीका से डिटेल में पढ़ना है कि
आधुनिक मानव समाजता द्वारा मुख्य रूप से 8 खाद्यान्न अनाजों का उपयोग किया करते थे। जौ, गेहूं, चावल, मक्का, बाजरा, सूरगम, राय एवं जय। अनाजों के पौधे विभिन्न क्षेत्रों में जंगली घास के रूप में विद्यमान थे, जिन्हें बीजों के रूप में अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग समय पर मानव ने उगाया। वैश्विक दृष्टि से देखा जाए तो सर्वप्रथम जो 8,000 ईसा वर्ष के आसपास भूमध्य सागर एवं ईरान के मध्य स्थित पश्चिमी एशियाई देशों में मानव द्वारा उपजाए गए थे। बाद में इन्हें क्षेत्र में 800 ईसा वर्ष के आसपास ही गेहूं भी उगाए जाने लगे। ठीक है, अगला दिया गया आपका 14 नंबर प्रश्न कि भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। आपका जवाब हो जाएगा लहुरा देव। क्या हो जाएगा? लहुरा देव हो जाएगा। ठीक है, देखिए इसके बारे में आपको डिटेल में जानना होगा कि निम्नतम खोजों के आधार पर भारतीय उपमहाद्वीप प्राचीन कृषि साक्ष्य वाला स्थल उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में स्थित लहुरा देव है। यहाँ से 9,000 दिया गया कि ईसा वर्ष पूर्व से 7,000 ईसा वर्ष पूर्व तक के चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। उल्लेखनीय है कि इसे नवीनतम खोज के पूर्व भारतीय महाद्वीपों की प्राचीनतम कृषि साक्ष्य प्राप्त वाला स्थल मेहरगढ़ पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित है। यहाँ से 7,000 ईसा वर्ष के गेहूं के साक्ष्य मिले हैं, जबकि प्राचीनतम चावल के साक्ष्य वाला स्थल कोल डिहवा प्रयागराज जिले में बेलन नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, उसके बाद दिया गया है यहाँ पर आप लोग का कि यहाँ से 6500 ईसा वर्ष पूर्व चावल के भूसे का साक्ष्य मिले हैं। माना जाता था कि उपयुक्त संदर्भों में अब आदि विकल्प के लोहरा देव रहता है, जो उपयुक्त विकल्प वही होगा, परंतु लोहरा देव के निकट विकल्प न होने की स्थिति में इसका उत्तर मेहरगढ़ होना चाहिए। ठीक है, अगर आपको विकल्प में क्या कहता है कि लोहरा देव नहीं हो, आपका उत्तर भी हो जाएगा मेहरगढ़ हो जाएगा। ठीक है, इसको याद रखिएगा। अगला दिया गया आपका यहाँ पर 15 नंबर प्रश्न दिया गया कि भारतीय महाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, तो ऑप्शन डी होगा मेहरगढ़। ठीक है, चलिए इसके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं अच्छे तरीका से। 14 नंबर प्रश्न है कि भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए? तो देखिए इसका राइट आंसर यहाँ पर दिया गया है, आप लोग देख सकते हो। यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन सी हो जाएगा, मेहरगढ़ हो जाएगा। ठीक है, 17 नंबर प्रश्न दिया गया है आपके स्क्रीन पर कि नवपाषाण युग में भारतीय महाद्वीपों की उपस्थित उत्तर पश्चिम क्षेत्र में निम्नलिखित में किस स्थान पर कृषि के अभ्युदय के प्रारंभिक प्रमाण प्राप्त हुए हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि मेहरगढ़ हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 18 नंबर प्रश्न दिया गया यहाँ पर भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, ऑप्शन डी मेहरगढ़ से। ठीक है, अगला प्रश्न है 19 नंबर कि उत्तर प्रदेश के सांस्कृतिक विरासत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही है? तो देखिए यहाँ पर आपका दिया गया आंसर ऑप्शन हो जाएगा ए हो जाएगा। क्या होगा? ऑप्शन ए, यानी कि पहला, इस प्रदेश में अनेक उत्कलित परस्पर वैश्विक संदर्भ में कृषि के प्राचीनतम प्रमाण प्राप्त हुए हैं। ठीक है, अगला दिया गया यहाँ पर इसके बारे में डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ना बहुत जरूरी है। कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के अनेक उत्कलित स्थल में वैश्विक संदर्भ में कृषि के प्राचीनतम प्रमाण प्राप्त हुए हैं। निम्नतम खोज के आधार पर भारतीय उपमहाद्वीप प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में स्थित लोहरा देव है। यहाँ से 9,000 ईसा वर्ष से 700 ईसा वर्ष तक के मध्य चावल का साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अतः उत्तर प्रदेश से प्राचीनतम प्राप्त कृषि अन्न धान है, जो नहीं, अतः विकल्प ए ही सही होगा। ठीक है, अगला दिया गया है आप लोग का यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है प्यारे बच्चों, आप लोग का क्वेश्चन संख्या आपका था 20। कह रहा है क्या उस स्थल का नाम बताएं जहाँ से प्राचीनतम अस्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं? तो ऑप्शन डी होगा मेहरगढ़। ठीक है, इसके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं हम लोग। डिटेल में दिया गया कि दिए गए विकल्प के अनुसार इसको इधर कर लेते हैं। ठीक है, दिया गया कि दिए गए विकल्प में प्राचीनतम स्थान जीवन के प्रमाण सर्वप्रथम बलूचिस्तान के कच्छी मैदान स्थित मेहरगढ़ से मिले हैं, जिसकी अनुमानिक तिथि लगभग 7वां सहस्त्राब्दी ईसा वर्ष से 7,000 ईसा वर्ष है, जबकि किले गुल मोहम्मद एवं कालीबंगा की प्राचीनतम तिथि क्रमशः 400 ईसा वर्ष से 335 ईसा वर्ष, अतः विकल्प ए डी सही है। ठीक है, उसके बाद दिया गया आपका 21 नंबर प्रश्न दिया गया है कि
कह रहा है कि इसमें निम्नलिखित में कोई स्थानों की मध्यपाषाण काल के पशुपालन के प्रमाण मिले हैं। ऑप्शन सी होगा, बेगौर होगा राइट आंसर। ठीक है, इसके बारे में हम लोग अच्छे तरीका से पढ़ेंगे। यहाँ पर प्यारे बच्चों कह रहा है क्या, मध्यपाषाण काल के पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त होने लगते हैं। पशुपालन के प्रारंभिक साक्ष्य मध्य प्रदेश में नर्मदापुरम के निकट अहमदगढ़ प्रस्थल और राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में स्थित बेगूर से मिलते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर 22 नंबर, निम्नलिखित किसका चालकोलित युग भी कहा जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ताम्रपाषाण युग हो जाएगा। ठीक है, तो ताम्रपाषाण युग को चालकोलित कथोलिक युग भी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है 23 नंबर। 23 नंबर कह रहा है कि आहार, इसको इधर कर लेते हैं प्यारे बच्चों। कह रहा है कि 23 नंबर आहार सभ्यता के बारे में निम्नलिखित में कथनों का विचार करने के लिए कर रहा है। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, 24 नंबर प्रश्न दिया गया है कि आहार अथवा बनास संस्कृति किस संस्कृति के समकालीन थे। तो राइट आंसर हो जाएगा ए, हड़प्पा संस्कृति हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 25 नंबर दिया गया है कि निम्नलिखित में किस एक प्रस्थल का संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो राइट आंसर बी हो जाएगा, मेहरगढ़। ठीक है, तो देखिए इसके बारे में दिया गया है कि बलूचिस्तान पाकिस्तान में स्थित प्रस्थल मेहरगढ़ से अपर संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं। अगला दिया गया है कि नर्मदा टोली के उत्खनन किसने किया था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एच.डी. सकरिया ने किया था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, मतलब इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि नर्मदा टोली मध्य प्रदेश में उत्खनन डेक्कन कॉलेज पूना के प्रोफेसर एच.डी. सकरिया ने कराया था। यह स्थल इस महाद्वीप का सबसे विस्तृत उत्खलित ताम्रपाषाण स्थल है, जिसकी स्थिति तिथि लगभग ईसा वर्ष 1500 से 1300 के मध्य पर निर्धारित की गई थी। ठीक है, उसके बाद दिया गया 27 नंबर प्रश्न, नर्मदा टोली किस राज्य में अवस्थित है। तो राइट आंसर डी होगा, मध्य प्रदेश होगा। ठीक है, याद करते चलिएगा। और देखिए अगर एक बार पूरा वीडियो देख लेते हो तो आप लोग को क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, घटना चक्र में इतिहास में कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, अगला प्रश्न दिया गया आप लोग का यहाँ पर कि मृत्यु शासन आसमानों की पहचान की गई थी। तो प्यारे बच्चों ऑप्शन बी होगा, मृतकों के दफनने का स्थान के रूप में। ठीक है, इसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग कि दिया गया है कि नवपाषाण युग दक्षिण भारत के सर्वोत्कृष्ट विभिन्न प्रकार के समाधियों के दफनाने की परंपरा विद्यमान थी। इस समाधि के जो विशाल पाषाण खंडों में निर्मित है, वेतासन या मेगालिथीय के नाम से भी जाना जाता है। इसके विभिन्न प्रकार हैं, जैसे शिष्ट समाधि, प्रिंट, सक्रिय कर्ण, सर्किल, डेनमैन, ओबुला, स्टोन हुड, स्टोन कंदरारा, मोहिरा था। ठीक है, अगला दिया गया है यहाँ पर आप लोग का 29 नंबर प्रश्न, राख का टीला निम्नलिखित किस नवपाषाण स्थल से संबंधित है। तो ऑप्शन बी होगा, संगन कल्लू हो जाएगा। ठीक है, इसके बारे में पढ़ेंगे। कर्नाटक में मैसूर के पास बेल्लारी जनपद में स्थित संगन कालू नामक नवपाषाण कालीन प्रस्थल से राख का टीला प्राप्त हुए हैं। ठीक है, अगला दिया गया है कि भीमबेटिका किसके लिए प्रसिद्ध है। तो भीमबेटिका प्यारे बच्चों गुफाओं के शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध है। तो भीमबेटिका है कहाँ पर, तो चलिए समझते हैं। तो मध्य प्रदेश में रायसेन जिले के अब्दुल्लागंज में समीप स्थित भीमबेटिका प्रौद्योगिक शैल चित्रकला का श्रेष्ठ उदाहरण है। इन गुफाओं में जीवन में विभिन्न रंगों का पेंटिंग के रूप में उकेरा गया है, जिनके हाथी, सामर, हिरण आदि के चित्र हैं। अब तक लगभग 700 शिलान्यासों की पहचान की जा चुकी है, जिसमें 500 से चित्र पाए गए हैं। ठीक है, अगला दिया गया है आप लोग का 31 नंबर प्रश्न कि निम्नलिखित में कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। तो प्यारे बच्चों भीमबेटिका। ठीक है, अगला दिया गया है यहाँ पर प्रश्न आप लोग का प्रश्न है प्यारे बच्चों 32 नंबर, कह रहा है कि भीमबेटिका का गुफा कहाँ स्थित है। तो आपको अभी जस्ट बताए हैं कहाँ पर, अब्दुल्लागंज रायसेन में। ठीक है, 33 नंबर प्रश्न है आपका, भारत में किस शिलालेख के सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी होगा, भीमबेटिका। ठीक है, उसके बाद 34 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में किस भारतीय पुरातत्ववेत्ता में पहली बार
भीमबेटका गुफाओं को देखा और उसके शैल चित्रों के ऐतिहासिक महत्व को खोजा। तो राइट आंसर सी हो जाएगा, BH1 कर्ण हो जाएगा। ठीक है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे अच्छे तरीके से। मध्य प्रदेश में रायसेन जिले में स्थित भीमबेटका में ऐतिहासिक शैल चित्रकला का श्रेष्ठ उदाहरण है। इसकी खोज वर्ष 1957 में BS1 ने की थी। यूनेस्को ने भीमबेटका शैल चित्रों को विश्व विरासत स्थलों की सूची में सम्मिलित भी किया है। डॉक्टर विष्णु श्रीधर वानकर ने भीमबेटका को शिलालेख की खोज में की। तो प्यारे बच्चों, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, 1957 से 1958। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है आपका 36 नंबर कि भीमबेटका का किसने खोजा था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर विष्णुधर वानकर ने किया था। ठीक है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे अच्छे तरीके से। भीमबेटका की खोज डॉक्टर विष्णुधर श्रीधर वानकर ने की थी। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग में विष्णुधर शर्मा का स्थान विष्णुधर दिया गया है, अतः इसका निकटतम उत्तर विकल्प सी ही होगा। गौरी मातृहार पात्र OCP का नामकरण हुआ था। तो देखिए, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, यहाँ पर देख सकते हो, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे अच्छे तरीके से। दिया गया है कि यहाँ पर कि गंगा यमुना दोआस की सांस्कृतिक परंपरा संभवतः उस संस्कृति के साथ शुरू होता है जिससे अपने प्रत्येक विशिष्ट मातृभार के नमूने के कारण गैरिक मातृदेवी OCP कहा गया है। इस मातृभार परंपरा के सर्वप्रथम हस्तनापुर के खुदाई के दौरान प्रकाशित आए थे। वर्ष 1950 से 52 के दौरान हसनापुर नमक स्तर की खुदाई हुई। BB ला ने निर्देशन किया गया था। अगला दिया गया 38 नंबर प्रश्न आप लोगों का, ताम्रसन काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों के घर के फर्श के नीचे किस तरह के रखकर दफनाते थे। तो आपका जवाब हो जाएगा उत्तर से दक्षिण की ओर। ठीक है, इसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग अच्छे तरीके से कि महाराष्ट्र के ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति के निवास दोमावार, चंदोली, इमाम गांव आदि प्रस्थान में मृतकों की उत्तर से दक्षिण दिशा में घरों को फर्श के नीचे दफनाए जाने के साक्ष्य मिले हैं। कब्र में मिट्टी की हड्डियां और तांबे की कुछ वस्तु भी रखी जाती थी। अगला प्रश्न है आप लोगों का यहाँ पर 39 नंबर प्रश्न कि निम्नलिखित में, इसको इधर कर लेते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस स्थल में मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी सावधान से प्राप्त हुए। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, बुज होम हो जाएगा। ठीक है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे अच्छे तरीक़ा से कि जम्मू एवं कश्मीर में श्रीनगर में निकट स्थित बुज होम के नवपाषाण अवस्था में मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी सावधान से प्राप्त हुए हैं। कर्तावर्ष गड्ढे वाला घर भी यहाँ की प्रमुख विशेषता थी। ठीक है, अगला है आपका 40 नंबर प्रश्न। निम्नलिखित क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में किस स्थान का मानव के साथ कुत्ते का दफनाए जाने का साक्ष्य मिले हैं। तो बुज होम हो जाएगा। ठीक है, अभी जस्ट बताएं आपको। अगला प्रश्न है आप लोग का यहाँ पर 41 नंबर, गत आवास के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन ए होगा, बुज होम हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है आप लोग का यहाँ पर प्रश्न आपका आ जाता है 42 नंबर आता है। 42 नंबर प्रश्न कर रहा है कि निम्नलिखित का सही मिलान करने के लिए कह रहा है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा प्यारे बच्चों, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है अगला, यहाँ पर देख सकते हो मिलन वाला था आपका जो 42 नंबर, पुरापाषाण काल का हो जाएगा सोन नदी की घाटी। मध्यपाषाण काल का हो जाएगा भीमबेटका गुफा। नवपाषाण काल का हो जाएगा बुज होम और ताम्रपाषाण काल का हो जाएगा बनास घाटी हो जाएगा। ठीक है, फिर कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 में सम्मिलित करने के लिए कह रहा है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा ऑप्शन हो जाएगा सी, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। तो देखिए यहाँ पर अच्छे तरीके से समझाया गया है आपको कि सूची 1 को कह रहा, सूची यहाँ पर 2 दिया गया है, पुरास्थल दिया गया है और वर्तमान स्थान दिया गया है। निवास हो जाएगा महाराष्ट्र, ईसमपुर हो जाएगा आपका कर्नाटक, डीवाना हो जाएगा राजस्थान, गुड़ियाना गुफा हो जाएगा तमिलनाडु। ठीक है, अगला आपका यहाँ पर दिया गया है प्यारे बच्चों आप लोगों का प्रश्न संख्या 44 कर रहा है क्या निम्नलिखित युग में विचार करने के लिए कह रहा है। तो देखिए इसका भी राइट आंसर आपको यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, ऑप्शन डी होगा राइट आंसर। ठीक है, दिया गया है कि बुज होम नामक नवपाषाण प्रस्तर जम्मू एवं कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में अवस्थित है। इस प्रस्तर की खोज वर्ष 1935 में DN टेरा एवं पेटसन ने की थी। इस प्रस्थल में
कर्ता व इसके साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। चंद्रकेतु गुड पश्चिम बंगाल प्रांत में स्थित एक प्रमुख ऐतिहासिक स्थल है जो बिरधाधारी नदी के तट पर अवस्थित है। यहाँ से इतिहास काल के टेराकोटा कला के कई उदाहरण प्राप्त हुए हैं। उसके बाद दिया गया है यहाँ पर आपको अच्छे तरीक़ा से कि जो तत्कालीन शिल्प कौशल का एक असामान्य विशेषता प्रदर्शित करता है। गणेश राजस्थान प्रांत में स्थित एक प्रमुख ताम्रपाषाण प्रस्थल है। इस प्रस्थल की खोज राजस्थान विश्वविद्यालय प्रस्थल विभाग के प्रोफेसर रतन चंद्र अग्रवाल ने की थी। इस पुरातन में दोहरी पंचदार शेरावाली ताम्र बनाम मछली पकड़ने का कांटा तथा विभिन्न प्रकार के मध्यभाट प्राप्त हुए हैं। इस प्रकार विकल्प डी होगा राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, निम्नलिखित सूचना पर विचार करने के लिए कह रहा है, तो देखिए इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी होगा राइट आंसर। चंद्रकेतु पश्चिम बंगाल के नॉर्थ 24 परगना जिले हैं में एक स्थल है। यह उड़ीसा में नहीं है। पुरातात्विक अध्ययनों से यह भेंट निवारों वाला काला वाला महत्वपूर्ण व्यापारी बंदरगाह शहरों के होने का पता चलता, अतः इसमें दिया गया उसका सही है। ठीक है, अगला दिया गया है आपका यहाँ पर प्रश्न संख्या आपका यहाँ पर आ जाता है प्यारे बच्चों, आप लोग का 46 आ जाता है। 46 नंबर प्रश्न है कि विभिन्न क्षेत्र में किस विशलास की सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं, तो ऑप्शन डी होगा लेखरिया हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में दिया गया है कि डॉक्टर जे.एन. पांड्या की पुस्तक पुरातत्व विमर्श के अनुसार बिंदु क्षेत्र में लेखरिया के विशलास संख्या 1 में मध्यपाषाण लघुपाषाण उपकरणों के अतिरिक्त 14 मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं, जिनमें से कुछ सुरक्षित हाल में हैं तथा अधिकांश क्षतिहीन अवस्था में प्राप्त हुए हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में ओरेगन विश्वविद्यालय के जॉन और लुकास के अनुसार लेखरिया में 24 मानव कंकाल का अवस्थित मिले हैं, यानी कि 27 मानव कंकाल का अवस्था मिला है। अगला है आपका 47 नंबर प्रश्न, नीचे दिए कथन दिए गए विकल्प को अभिकथन एक तथा अभिकथन आर में कहने के लिए कह रहा है, आपको कहा गया है। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए होगा राइट आंसर, यानी कि जी.आर. शर्मा ने सराय नाहर राय की खुदाई के बाद यह अवधारणा दी कि नूतन भूतल काल के अंतर्गत सूक्ष्म काल क्षेत्र में भोजन की कमी के कारण लोगों की गंगा घाटी में प्रवास किया गया था। ठीक है, अगला आपका 48 नंबर प्रश्न दिया गया है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण निम्नलिखित में भी मंत्रालय में से किसका संकलन कार्य करता है, तो प्यारे बच्चों ऑप्शन ए होगा सांस्कृतिक हो जाएगा। ठीक है, 49 नंबर प्रश्न है आप लोग का, भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है, तो प्यारे बच्चों अलेक्जेंडर कर्निघन को कहा जाता है। ठीक है, अच्छे से आप लोग याद कर लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। अलेक्जेंडर कर्निघन 1814 से 1898 के एक ब्रिटिश सेना अधिकारी के रूप में बंगाल इंजीनियर के ग्रुप के साथ काम करने के लिए तैनात किया गया था। इन्हें भारतीय पुरातत्व का जनक के रूप में भी जाना जाता है। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर है, तो मेरे बच्चों भोपाल में है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आपका दिया गया है कि राष्ट्रीय मानव संग्रहालय, जिसका नाम बदलकर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कर दिया गया है, भोपाल मध्य प्रदेश में स्थित है। यह भारत की सरकार के संस्कृति मंत्रालय के स्वायत्तशासी संगठन है। 51वां प्रश्न है कि मानव सभ्यता के विकास की कहानी दर्शाने वाला देश का सबसे बड़ा संग्रहालय इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय कहाँ पर स्थित है, प्यारे बच्चों कहाँ पर है, तो भोपाल यानी कि मध्य प्रदेश। ठीक है, उसके बाद आपका यहाँ पर आ जाता है अगला प्रश्न। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर आप लोग का जो था पाषाण काल था प्यारे बच्चों वो खत्म हो चुका है। अब आप लोग का दूसरा आ जाता है, दूसरा चैप्टर आ जाता है। तो इसके बारे में प्यारे बच्चों मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। इसका आपका अलग वीडियो आएगा, मतलब कि आपका जो 55 प्यारे बच्चों आप लोगों का चैप्टर है, ये 55 वीडियो आएगा। ठीक है, ये याद रखिएगा। और ये 55 वीडियो में प्यारे बच्चों इतिहास का यानी कि घटना चक्र का जितना भी इम्पोर्टेंट होगा मैं आपको सारा करवा दूंगा। ठीक है, और जल्दी करवाऊंगा प्यारे बच्चों। अगर इस वीडियो में आप लोग 500 लाइक कर दे तो प्यारे बच्चों मैं आपको अगले सैंधव सभ्यता एवं संस्कृति के बारे में नोट्स लेके आऊँगा। ठीक है, बहुत ही अच्छे तरीके से। और देखिए मैं आपको यहाँ पर जो करवा रहा हूँ घटना चक्र 2025 का प्यारे बच्चों न्यू घटना चक्र है। ठीक है, अगर आप लोग इसको पढ़ लेते हो तो आपका बिहार दरगाह का प्यारे बच्चों अच्छे तरीके से रिजल्ट बन जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं प्यारे बच्चों आप लोगों से अगले वीडियो में। तब तक नमस्कार प्यारे बच्चों, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद प्यारे बच्चों।